नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हमारी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। भारत से बैर लेने के बाद बांग्लादेश हर दिन मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। नए साल में ट्रंप के कार्यभार संभालने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बाकी है, यानी अब यूनुस के पास भी ज्यादा समय नहीं है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक हिंदुओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, यानी हिंदुओं के खिलाफ यूनुस सरकार का अत्याचार अब भी जारी है। एक और खबर के अनुसार बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की भी एंट्री हो गई है, यानी अब बांग्लादेश सीमा पर भी पाकिस्तान की तरह हालत बिगड़ सकते हैं। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ वहां की सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इनके आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। चुनाव को लेकर भी अंतरिम सरकार से मतभेद बढ़ रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और अंतरिम सरकार के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है, इस पर आज हम करेंगे बातचीत। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है और यूनुस सरकार की हिंदू विरोधी नीति अब किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं के विरोध में तमाम हथकंडे यहां पर अपनाए जा रहे हैं। लगातार ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही है जिससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो अब भी जारी है और स्थितियां बिल्कुल भी बदली नहीं है। वहीं ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तानी सेना की भी एंट्री बांग्लादेश में हो गई है। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में एंट्री कर चुकी है। तो फरवरी 2025 से सेना का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। तो यूनुस सरकार जिस तरीके का रवैया अपनाए हुए है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हिंदू विरोधी सोच के तहत वो काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अब कुछ ही समय रह गया है, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ऐसे में यूनुस सरकार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो भारत के साथ जब से बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो खराब हुई है, तब से लगातार बांग्लादेश की स्थिति को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है और बांग्लादेश की स्थिति लगातार खराब होती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और आलम्बियान जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। निपुण जी, कर्नल साहब आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पे। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों ही मेहमानों को। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे त्यागी साहब के साथ। त्यागी साहब, बांग्लादेश की स्थिति की अगर हम बात करें तो जब से भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े खराब हुए हैं, तब से स्थितियां गंभीर होती हुई वहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना की एंट्री बांग्लादेश में हो गई है, लेकिन हिंदू विरोधी सोच के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, आने वाला भविष्य किस तरीके का देख रहे हैं आप बांग्लादेश का? सर देखिए, बांग्लादेश ने तो हद ही कर दी है। शहीद मीनार के ऊपर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये शहीद मीनार क्या है? ये शहीद मीनार वो है कि जब यहीं के बांग्लादेश के लोग ये चाहते थे कि बंगाली भाषा को शामिल किया जाए, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उस समय पाकिस्तानी फौज ने उनके ऊपर हमला किया। तब जो लोग मारे गए उनकी याद में शहीद मीनार बनाई गई, यानी कि पाकिस्तान के जुल्म की वजह से। 1971 में पाकिस्तान ने फिर उस मीनार को तोड़ दिया जो 1952 में बनाई गई थी। उसके बाद तोड़ने के बाद फिर बनाई गई, यानी कि पाकिस्तान के इतने हमले, उसके बावजूद भी यूनुस सरकार समझ में ही नहीं आता ये क्या कैसी डिसीजन ले रहे हैं कि पुलिस के अंदर हिंदुओं की भर्ती के ऊपर बैन है। इनको अधिकार क्या है? क्या ये चुनी हुई सरकार है? ये तो एक इंटरिम स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। और ये यूनुस जिसे कहते हैं कि ये पीस प्राइज में नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है, ही इज ए टोटली डिसग्रंटल्ड मैन। जब बांग्लादेश जल रहा था उस समय ये पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल देख रहे थे, तब इन्होंने कोई नहीं कहा। आज यहाँ पे आके कहते हैं तो इन्होंने इस किस्म की हालत कर दी है कि पाकिस्तान से आरडीएक्स मंगवा रहे क्या बगैर
उसकी इजाजत के 250 किलो RDX पाकिस्तान से, और वो भी जो शिप है वो जहां जाके रुकता है वहां कार्गो शिप का रुकना प्रतिबंधित था, लेकिन उसको रुकवा दिया गया, चाहे बगैर यूनिस के हुआ होगा। तो यानी कि यूनुस, पहले तो यूनुस में दांत भी नहीं बचे, अब नाखून भी नहीं बचे। और दूसरी बात, उनकी जो कैबिनेट है उसमें जमाते इस्लामी के, अंसारुल बंगला के, जमातुल मुजाहिदीन के 15 से ज्यादा कैबिनेट के अंदर मेंबर है, लिहाजा वो तो टोटली कठपुतली है इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान ISI। लेकिन अब एक बात है कि ये जो कुछ है ये कर ले, होगा इनसे कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद अब अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है। आज वो दो फ्रंट पे, तीन नहीं, दो नहीं, तीन फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। TTP अंदर से लड़ रही है, बलूचिस्तान वाले जो लिबरेशन आर्मी है वो लड़ रही है, और जो तालिबान। तो त्यागी साहब से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। निपुण जी हमारे साथ है। निपुण जी, त्यागी साहब ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उठाए कि जिस तरीके से बांग्लादेश की जो ये गतिविधियां निकलकर सामने आ रही हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों की अगर मैं खासकर बात करूं, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एक सोची समझी रणनीति है या बेवकूफ़ी है, क्या इसको कहा जाए? क्योंकि स्थितियां जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और लगातार स्थितियां जो है वो एक जैसी दिखाई दे रही है हिंदू के खिलाफ। क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कहा दुनिया जी। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरा बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है, आप स्टार्टिंग से देखें बांग्लादेश में जो 71 की हम बात करते हैं, तो 71 में भी क्या थे, 3 घड़े आप वहां पे देखने को मिलते थे जी। एक था जो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए क्या था, रेडी था कि भारत से नजदीकियां बढ़ानी है, क्योंकि वहां पर जो बंगाली राष्ट्रवाद था उसका उदय हो रहा था। लेकिन एक घड़ा था जो रजाकारों का था, जो कहते थे नहीं पाकिस्तान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या है कि तू भी अल्लाह का मैं भी अल्लाह का। हमको उसी रेडिकलिज्म के ऊपर कह लीजिए या इस्लाम के नाम पर हमको एक रहना है। तीसरा एक था कि जो चीन, अमेरिका जैसे देशों से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की बात कर रहा था। होता यह है कि इसमें भारत का जो घड़ा था, भारत उसमें सपोर्ट करता है और वहां पे निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि जो पाकिस्तान समर्थित जो कट्टरपंथी थे, वहां पर जो रजाकार थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। और होता उसके बाद ये है कि लगातार 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान का एसिनेशन किया जाता है उनके पूरे परिवार के साथ, तो तभी से आप देखें कि वहां पर लगातार आपको उठा पटक का दौर देखने को मिला। 75 से लेकर 90 तक तो वहां पर सेना का शासन रहा। फिर 90 खालिदा जिया का जब पावर रही 96 तक, तो खालिदा जिया के समय में पाकिस्तान संबंध अच्छे बने। 96 से 2001 के बीच में थोड़ा कालखंड आया जब शेख हसीना का वहां पर शासन रहा, उसका संबंध अच्छे हुए, लेकिन बाद में 2006 से जब दोबारा से वो आते हैं, संबंध हमारे बेटर रहे, सामान्य रहे और बहुत अच्छे। हम कह सकते हैं कि शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश का एक स्वर्ण युग जैसा दौर आपको देखने को मिला। अभी जो हो रहा है कि जो रजाकार थे, यानी कि जो पाकिस्तान के सरप्रस्त वाले लोग थे और अमेरिका वाले और चीन वाले जो लोग थे, वो एक साथ हो गए हैं, जिसमें जमात इस्लामी और वहां पर BNP वो एक हुए हैं और वो एक होकर क्या कर रहे हैं, वहां पर पूरा एक तो रेडिकलिज्म और बाहर की जो ताकतें हैं उनके हितों को साधने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है दुनिया जी, कि जब आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, अगर इस तरह की घटना फिलिस्तीन में हो रही है, तो उसके लिए पूरी दुनिया जो है हाथ में झंडे लेकर ऑल आइज ऑन द गाजा, और फिलिस्तीन में ये हो रहा है वो हो रहा है, इजराइल ये कर रहा है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाक्रम हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब यहाँ पर यूनुस ये कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर हिंदुओं की भर्ती नहीं होगी, दैट इज द स्टेट एक्शन। इसमें क्या थी कि आपने मानवीय हिंसा को बड़ा चढ़ा के दिखाया, तमाम सारी चीजें, लेकिन आपका ये कहना कि हिंदुओं को पुलिस में एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सीधा सीधा भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। कहे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, तो वहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के आधारों पर पिलर पर खड़ी होती है लोकतंत्र की नींव। हालांकि अभी त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार है कौन? ये सरकार चुनी हुई सरकार तो है नहीं, ये तो कुछ गुंडे सड़कों पे उतरे, जमाते इस्लामी के जो स्टूडेंट, अपने आपको स्टूडेंट कह रहे थे, वो जमाते इस्लामी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने सरकार को बदलने के लिए क्या मजबूत कर दिया। इज अ मैबोक्रेसी।
ये तो एक तरह आपको मान लीजिए कि जैसे एक रेडिकल वो बंदूक लेके आते हैं, ये बंदूक के बजाय नारेबाजी के शक्ल में आए। अब वहां पर शेख हसीना ने कहा भी है कि अगर मैं वहां पे गोलियां चलवा देती तो ये मामला और बढ़ा दिया जाता कि देखो गोली चलवा दी गई, तानाशाही कर दी गई। जो शेख हसीना ने एक सेकुलर फैब्रिक बनाने का प्रयास किया था, आज वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई वहां पे मजबूती बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं इसको कहूंगा, साहिल जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसे बेवकूफी, बिल्कुल बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है? ये उस देश के साथ आज खड़े हैं जो खुद को संभाल नहीं पा रहा है, ना इकोनॉमिकल स्टेटस से संभाल पा रहा है, ना ही अपनी सोवरेनिटी संभाल पा रहा है। जो देखो पाकिस्तान बन चुका है आज तबला, जो देखो उसको बचा के चला जाता है। आप देखिए, हम जब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, हम जब चाहे एयर स्ट्राइक कर देते हैं। अमेरिका घुस जाता है, उस बिन लादेन को उठा के ले आता है। अफगानिस्तान घुस के मार रहा है इसको। अफगानिस्तान तालिबान जो बहुत ही, अगर हम सैन्य क्षमता की बात करें, सैन्य शक्ति की बात करें, तो बहुत ही छोटी शक्ति का आपको तालिबान देखने को मिलेगा पाकिस्तान के मुकाबले। उस देश के साथ तुम इंटरलिंक बना रहे हो। वहां के पीएम खुद कहते हैं मुझे शर्म आती है दुनिया में जा जाके पैसा मांगने में। आप सोचिए, जहां पर ये स्थिति हो उसके साथ आप लिंक करके आपने क्या किया। बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा वहां पर क्या था, चीन के बाद रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादन था, हम था बांग्लादेश। आज वो सारी फैक्ट्रियां, आप एक लिवाइस जींस पहनते हो, लिवाइस जींस, बिल्कुल वो जींस की फैक्ट्री जो भारत में लग चुकी है। वहां के जितनी भी आप देखेंगे सेक्टर जिनमें बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा था, आज वो सब के सब पश्चिम बंगाल या असम के अंदर शिफ्टिंग अपनी कर रहे हैं। तो क्या मिला बांग्लादेश को इस प्रकार के रेडिकलिज्म से? और देखिए शेख हसीना कितना अच्छा किया था, कहां तो उनकी इकोनॉमी इधर कहां से कहां बढ़ाई थी। कई मान में, कई पैरामीटर में पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया था। भारत को चुनौती बांग्लादेश दे रहा था, आज वो स्थिति बिगाड़ के रख दी है। तो कहते हैं ना कि विपरीत, जब कहते हैं जब समय वो जब विनाश मनुष्य पे छाता है, तो सबसे पहले मस्तिष्क जो होता है वो मंद पड़ जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यही आज वहां पे बांग्लादेश में हो रहा है। जितना करेंगे उतना भरेंगे, पाकिस्तान भर रहा है, बांग्लादेश भी भरेगा। ठीक, जैसे कि आपने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश की ये बेवकूफ़ी ही है कि जिस तरीके की स्थिति वहाँ इस वक्त बनी हुई है, और उसके पीछे की जो वजह है वो उसकी एक हिंदू विरोधी सोच को साफ तौर पर दर्शाता है। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उससे उसका कोई फ़ायदा तो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नुकसान यहाँ पर पूरी तरह से होना तय है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसकी खुद की आर्थिक स्थिति पर हमने कई बार चर्चा की है। क्या आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की देखने को मिल रही है? जहां उसे अपनी आर्थिक स्थिति पर काम करना चाहिए तो वो इधर उधर की गतिविधियों में हाथ पैर डालता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ले बैठा है, जिसका खामियाजा उसे सीमाओं पर भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अपनी आर्मी को भेजकर प्रशिक्षण लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का ही भविष्य जो है वो गर्द में नजर आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बोलता हूं, पाकिस्तान ने साजिश की है भारत के अगेंस्ट नहीं, बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश कई मानकों में पाकिस्तान से बेटर काम कर रहा था। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात करें, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय से अच्छी हो गई थी जी। पाकिस्तान के अंदर एक है आपका जिसको हम बोलते हैं रेसिज्म। वहां पर पंजाबी पाकिस्तानी हैं, वो इस बात को बर्दाश्त 1971 में नहीं कर पा रहे थे कि हम बंगालियों को पावर कैसे दे दें। बंगाली तो रियल पाकिस्तानी है ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था वहां पर, जिसमें लाखों महिलाओं के साथ में 3 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया। उसके अलावा 30 लाख लोगों को वहां मारा गया और लाखों लोग वहां से बेघर हुए, ये इसी सोच के कारण। और आज पाकिस्तान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि जो बांग्लादेश हमसे कहीं पीछे था, बंगाली कैसे आगे निकल सकते हैं। तो ये साजिश जो है पाकिस्तान की भारत के अगेंस्ट नहीं समझिए, ये साजिश बांग्लादेश के अगेंस्ट हुई है। और मूर्ख मोहम्मद यूनुस जो अपने आपको सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल मिला, वो इस बात को समझे या नहीं समझे, मैं मानता हूं कि समझदारी तो होगी, नोबेल ऐसे तो मिला नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने उन सारे राष्ट्रीय हितों को क्या दे दी, तिलांजलि दे दी, यानी कि उनको सबको भेंट चढ़ा दिया किसके, इस हिंसा के वायलेंस के। अच्छा, लेकिन निपुण जी, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो इतनी ज्यादा हावी हो सकती हैं कि सामने इस तरीके की तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर हैं,
उसके बाद भी इन तमाम चीजों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में एक पूरे देश को यहां पर तबाह किया जा रहा है। नहीं, अब केवल मोहम्मद यूनुस की राजनीतिक आकांक्षा नहीं है साहिल जी, इसमें जो आपके जमात इस्लामी के नेता हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। बिल्कुल। वहां पर जो कट्टरपंथी हैं, जो रजाकार थे कभी किसी जमाने में 71 में, तो उनकी सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि कैसे एक सोशल फैब्रिक बनाया जा सकता है शेख हसीना के द्वारा, हमको सबको जेल में डाला जा सकता है। वो सब जेल में थे। अभी कुछ दिन पहले ही एक जमात इस्लामी का बहुत बड़ा टेररिस्ट, जिसने भारत में मतलब भारत में टेररिस्ट हमलों के लिए फंडिंग तक की थी, वो ओपनली उन्होंने इस बात को बोला था कि हम फंडिंग करते हैं भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को। उन सबको रिहा किया जा रहा है। तो ये जो पूरा एक फैब्रिक है, और देखिए इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे वो अमेरिका का हाथ हो, चाहे वो चीन का हाथ हो, बर्बाद कौन था? आपका बांग्लादेश। और इंटरेस्टिंग देखिएगा साइड जी, किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है, नेशन क्या है, एक बिल्डिंग के समान है, और बिल्डिंग खड़ी होती है नींव के ऊपर। आज वो नींव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हिंसा के माध्यम से। और जब हिंसा के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण होगा, तो राष्ट्र का चरित्र भी हिंसक होगा, और वो हिंसक चरित्र, वही स्थिति होगी। एक खुद हमें बात है ना, इसको फ्रंटाइन मोनिस्टर, इसको भस्मासुर आप कह सकते हैं। एक जो फ्रंटाइन मोनिस्टर होता है कि जो उसको पैदा करता है, वो उसी को खत्म कर देता है। आज वही तालिबान जिसको खड़ा किया था पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑफ रशिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के नाक में दम करा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, बल्कि पूरे आपका जॉर्डन लाइन के बॉर्डर पर। तो वही स्थिति बांग्लादेश के साथ होनी है, और ज्यादा दिन की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो हिंदुओं के साथ ये कर रहे हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई। जो रोहिंग्या मुस्लिम का मैटर था, आप देखिए जो आपका रखाइन स्टेट है, वहां पर अराकान आर्मी का कंट्रोल हो चुका है, और अराकान आर्मी जो है लगातार जो आपका रोहिंग्या मुस्लिम जहां पे बसाए गए थे, वहां पर हमले कर रही है, उनको खाली कराने का प्रयास कर रही है। इसका परिणाम क्या होगा कि आपसे जो पूरा एक बेल्ट है, कोस्ट बाज के हम बात करें, तमाम तरह का जो आपका सीमावर्ती इलाका है रखाइन स्टेट का, वो सारा क्षेत्र जो है उस पर अराकान आर्मी कब्जा करने का प्रयास करेगी। और अराकान आर्मी लगातार भारत से संपर्क कर रही है। देख रहे हैं कि अराकान आर्मी का 10-15 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि हम भारत के साथ कालाधार मल्टी ट्रांजिट रूट को जारी रखें, उसको बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश ने अपनी, कहता नहीं, एक बड़ा प्यारा लाइन है, किसी मूवी में कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो बिल्कुल बांग्लादेश के बारे में यही कहेंगी जो आज पाकिस्तान के बारे में लोग बोलते हैं। आप सोचिए 1960 तक पाकिस्तान के जीडीपी भारत से अच्छी थी, बिल्कुल 1960 तक। आज वो पाकिस्तान हाथ में, आप समझ रहे मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसी सेक्टर में आप उठा लीजिए, भारत से आगे आज पाकिस्तान नहीं, कोई सेक्टर, इकोनॉमी, हाँ एक ही में वो हमसे बहुत डिफरेंट ही नहीं है। आईटी उनके पास भी है, आईटी हमारे पास भी है। हम लोग बने दुनिया पहचान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और वो पहचान बना है जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी। इस चीज में बहुत आगे निकला, उसने पहचान बनाई अपनी एक टेररिज्म की, लेकिन नेगेटिव सेंस में। हमारी पहचान कुछ और सेंस में बनी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बांग्लादेश से हमको सबक भी लेनी चाहिए, देश को, हमारे देश को भी सबक लेनी चाहिए, दुनिया के देशों को सबक लेनी चाहिए आने वाले समय में, कि भाई देखो किस प्रकार का, अगर आप एक जो फैब्रिक होता है सोशल का, आप सोचिए वहां पर जो 8% आबादी है पूरे बांग्लादेश की, हिंदू आबादी, हालांकि कभी 23% थी, 23% थी। आप उस 8% आबादी को क्या करेंगे? मार देंगे, निकाल देंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे। उससे क्या होगा? ऐसा थोड़ी होगी कि आपको वो 8% आबादी कब तक मुंह बैठेगी, कब तक चुप बैठेगी। तो बहुत सारी बातें होते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, लेकिन कुल मिला के मुझे बस एक बात बड़ा दुख होता है इस बात का, हिपोक्रेसी से मुझे बड़ा आवेश आता है, चाहे वो भारत के अंदर भी हो और विश्व के स्तर पर हो। अभी तक भी उस तरह की, कहते हैं ना, मुखर आवाजें जो होनी चाहिए थी बांग्लादेश को लेकर, अभी तक भी वो आवाज हमको सुनने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है चुनाव के दौरान। बिल्कुल ठीक है निपुण जी, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ साझा की, लेकिन समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। माफी के साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। तो बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बद से बदतर नजर आ रही है। ऐसे ऐसे देशों का साथ उसे मिल रहा है जो खुद गर्त में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सेना की एंट्री बांग्लादेश में हो गई है। अब आने वाले समय में और कितना
नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ सकता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।